गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी की प्रथम। उसमें हमने कल की क्लास में इसके फंक्शन वगैरह हैं, सिस्टम के जो फंक्शन थे, प्रॉपर्टीज थी और इसके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे, 5-6 प्रकार के रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस था, वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटरनल एनर्जी, जिसे हिंदी में बोला जाएगा आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? आंतरिक ऊर्जा। और इसको हम कैपिटल ई या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। हो सकता है कई जगह पे या कई बुक्स में इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई से लिखा हो, और ये भी हो सकता है कई बुक्स में इंटरनल एनर्जी को यू से लिखा हो। दोनों ही कैपिटल में लिखने हैं, ठीक है। ई और यू दोनों ही इंटरनल एनर्जी को शो करेंगे। अब कैपिटल में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इंटरनल एनर्जी है वो एक क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, अवस्था फलन होता है। और जहां हमने फंक्शन ऑफ सिस्टम पढ़े थे, सिस्टम के फंक्शन पढ़े थे, वहां पे हमने ये लिखा था कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं, अवस्था फलन, उन सभी को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स में शो किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इस कारण से इसको कैपिटल ई या कैपिटल यू से हम प्रदर्शित या डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता ये है कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि किसी भी सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल, एटम, आयंस प्रेजेंट हैं, उन सभी से संबंधित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे कि सिस्टम में जो भी प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल, एटम या आयन, उन सभी से ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा जुड़ी हुई होती है। वे सभी ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होते हैं। ऊर्जा की उसी मात्रा को यहाँ पे क्या बोला जाता है? आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे। तो किसी सिस्टम में उपस्थित पदार्थ या फिर परमाणु, अणु या आयनों की से संबंधित ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। अब सिस्टम में जो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा, उसमें पदार्थों की सभी प्रकार की ऊर्जा, जैसे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिर ऊर्जा, जैसे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जैसे कि उसकी रोटेशनल एनर्जी है, जैसे कि उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी है, जैसे उसकी स्थानांतरणीय एनर्जी है, जैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या आयंस की जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उन सभी का योग क्या कहलाती है? उसकी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या आयंस की सभी ऊर्जाओं का, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग उसकी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, इस कारण से इसको सिस्टम की इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं से ही हम ज्ञात करते हैं। और किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है वास्तविक रूप में, लेकिन हम सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की जो इंटरनल एनर्जी है, उसमें कितना डिफरेंस है, चेंज कितना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज को हम बोम कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बोम कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, अकेले ही इंटरनल एनर्जी को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हम क्या ज्ञात करते हैं वहां पे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करते हैं। और जो कि बोम कैलोरीमीटर एक ऑपरेटस होता है उपकरण, उसकी सहायता से इंटरनल एनर्जी में चेंज ज्ञात किया जाता है। और बोम कैलोरीमीटर है वो किस पे कार्य करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोम कैलोरीमीटर के अंदर जो भी रिएक्शन संपन्न करवाएंगे हम इंटरनल एनर्जी में चेंज को ज्ञात करने के लिए, वो सभी रिएक्शन वहां पे कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट वॉल्यूम या स्थिर आयतन पे संपन्न करवाई जाती हैं। अगर इंटरनल एनर्जी में, अब हमने बोल लिया कि इंटरनल एनर्जी को हम केवल सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट से ज्ञात करेंगे। तो सिस्टम की फाइनल स्टेट और सिस्टम की इनिशियल स्टेट के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो उससे ज्ञात करेंगे। तो EF क्या होगा? फाइनल स्टेट की एनर्जी, EI हो गया इनिशियल स्टेट की एनर्जी। तो इन दोनों स्टेट की एनर्जी में चेंज, अंतर, डिफरेंस होगा वो उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में इसमें नेक्स्ट देखें आगे का क्या रहेगा। आगे का इसमें बोलेंगे कि ये तो हमने बोल दिया स्टेट के लिए सिस्टम, यदि हम किसी रिएक्शन के लिए फॉर ए रिएक्शन, जैसे कि हम किसी एक रिएक्शन के लिए क्या ज्ञात करें, इंटरनल एनर्जी में चेंज ज्ञात करें, तो वहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल ई माना जाएगा ईपी माइनस में ई आर। यहाँ पे ईपी होगा प्रोडक्ट की एनर्जी या प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी, और ये हो जाएगा रिएक्टेंट की एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी में से रिएक्टेंट या क्रियाकारक की इंटरनल एनर्जी को माइनस करने पर हमें वहां पे उस रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब किस में आएगा, आंतरिक ऊर्जा में आएगा। सबसे पहले तो हम इसको कैपिटल ई कैपिटल यू से नोट करेंगे जो कि स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और सेकंड इसमें आएगा कि किसी भी सिस्टम में उपस्थित जितने भी एटम मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं उनसे जुड़ी हुई जो ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है उसे हम आंतरिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किसी मॉलिक्यूल की किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में उसकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। और उसको हम लिखेंगे किसी भी सिस्टम में हम उसकी इंटरनल एनर्जी को ज्ञात नहीं कर सकते, हम वहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसे ज्ञात करते हैं, इसे बोम कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। और बोम कैलोरीमीटर में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम या स्थिर आयतन पे संपन्न होते हैं। और किसी भी चेंज के लिए सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है तो वहाँ पे दोनों जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा उसे डेल ई इक्वल टू ईएफ माइनस ईआई से ज्ञात करेंगे। ईएफ रहेगा फाइनल स्टेट की एनर्जी, ईआई रहेगा इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी। यदि हमें किसी रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रहेगा ईपी माइनस ई आर। ईपी रहेगा प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी और ई आर रहेगा यहाँ पे रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। ये सब आएगा इसमें इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा में लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप क्या रहेगा इसमें। नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के नियम पढ़ेंगे हम यहाँ पे। हेडिंग रहेगी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उष्मागतिकी के कितने नियम यहाँ पे, 4 नियम है। शून्य नियम, फर्स्ट नियम, सेकंड और थर्ड। अपने सिलेबस में वैसे यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट नियम से, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे साथ में, शून्य नियम में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रहेगा इसमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, जीरो नियम है, उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे। प्रथम नियम रहेगा यहाँ पे उष्मागतिकी का प्रथम नियम, सॉरी शून्य नियम। तो यहाँ पे उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है उसमें क्या लिखा जाएगा, देखिए इसमें उष्मागतिकी के शून्य नियम में लिखा जाएगा कि यदि कोई भी दो वस्तुएं हैं या कोई भी दो सिस्टम है, वो यदि अलग अलग किसी तीसरी वस्तु के साथ साम्यावस्था में है। एक बात याद रखना कि थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम है चारों के चारों, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सभी नियम है वो केवल और केवल किस पे आधारित है, अनुभवों पे आधारित है। मनुष्य ने क्या किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के आधार पे उसने 4 नियम दिए। इनके लिए कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, किसी भी सिद्धांत पे आधारित नहीं है। तो ये केवल और केवल मनुष्यों के अभ्यास पे आधारित है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। इनके लिए कोई भी औपचारिक परीक्षण है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। इसमें जीरो ला है उष्मागतिकी का शून्य नियम, उसमें क्या लिखेंगे, यदि कोई दो वस्तुएं माना ए और बी अलग अलग पृथक पृथक सेपरेट किसी तीसरी वस्तु सी के साथ उष्मागतिकीय साम्य में, ए है वो सी के साथ उष्मागतिकीय साम्य में अलग से, बी है वो भी सी के साथ उष्मागतिकीय साम्य में, तब यहाँ पे ए और बी आपस में भी उष्मागतिकीय साम्य में होंगी। ये बताया जाता है उष्मागतिकी के शून्य नियम में। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार यदि कोई दो वस्तुएं माना ए और बी अलग अलग पृथक पृथक या सेपरेट कुछ भी लिखो इसमें तीनों में से, किसी तीसरी वस्तु सी के साथ उष्मागतिकी साम्य में होती हैं, तो ये दोनों वस्तुएं ए और बी आपस में भी साम्यावस्था में होंगी। ये रहेगा उष्मागतिकी का शून्य नियम, ठीक है। सिर्फ इतना ही है उष्मागतिकी के शून्य नियम में। उसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट जो सेकंड लॉ है उष्मागतिकी का वो पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उष्मागति का प्रथम नियम, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है FLOT। FLOT की फॉर्मूला क्या रहेगी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है कि FLOT लिखिए। फ्लोट क्या होता है? उष्मागति के प्रथम नियम का शॉर्ट रूप है FLOT या फ्लोट। तो हिंदी में नाम रहेगा इसका उष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो उष्मागति के प्रथम नियम में क्या बताया जाता है कि इसमें कई कुछ लाइन्स है इंपॉर्टेंट, वो देखो कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो किस पे बेस्ड है? इस पे आधारित है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है या आधारित होता है। अब जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसमें जो बातें हैं वही बातें किसमें रहेंगी? उष्मागतिकी के प्रथम नियम में रहेंगी। तो ये बोले हम कि ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार, या फिर ये बोले कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, एक ही बात है। तो क्या बताया गया था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में? तो इस नियम में, ऊर्जा संरक्षण के नियम में या उष्मागतिकी के प्रथम नियम में यह बताया गया कि किसी भी सिस्टम की या फिर ऊर्जा है वो ना तो उत्पन्न, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना तो ऊर्जा को ड्राइव कर सकते हैं, और ना ही ऊर्जा को डिस्ट्रॉय या फिर नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार या उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो ऊर्जा या ऊष्मा होती है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इंग्लिश में बोले तो ना तो उसको हम ड्राइव कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऊर्जा या एनर्जी को केवल एक फॉर्म से उसकी दूसरी फॉर्म में, एक रूप से उसके दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को हमने किस में चेंज कर दिया? रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक को विद्युत में चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में तो परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम समाप्त या ऊर्जा को उत्पन्न है वो नहीं कर सकते। ऐसा लिखा गया था उष्मागतिकी के प्रथम नियम। ठीक है, तो कई बार ये पूछ रहे थे कि उष्मागतिकी या फिर ये जो नियम है ना उष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन के बाद ये भी आ जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से उष्मागतिकी का कौन सा नियम जाना जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? उष्मागतिकी का प्रथम नियम जाना जाएगा। और ये फिर क्वेश्चन यह है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? तो हम लिखेंगे कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें रहेगा, मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी है प्रारंभिक अवस्था में क्या है? EI है। किसी सिस्टम की एक स्टेट में या इनिशियल स्टेट में उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है? EI है। ठीक है, माना किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट में उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है? EI है। अब इस सिस्टम को यदि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना, ये रहेगी इसकी स्टेट फर्स्ट और ये आ गई इसकी स्टेट सेकंड, अनदर स्टेट में आ गया। तो मान लीजिए इस सिस्टम को प्रारंभ में इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी EI है, फिर इस सिस्टम को ऊष्मा की Q मात्रा दी गई और इस सिस्टम से W कार्य है वो लिया गया, करवाया गया W कार्य, उसको ऊष्मा की Q मात्रा दी गई है। तो एरो इस साइड में दे रहे हैं और इससे W कार्य वो लिया गया। तो सिस्टम है वो स्टेट सेकंड में आ गए, अनदर स्टेट में आ गए। अनदर स्टेट में आते ही इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? EF हो गई। या फिर ये बोले इसकी E1 है इनिशियल स्टेट की, और स्टेट सेकंड में आते ही इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? E सेकंड लिख दें, या फिर हम क्या लिख दें? फाइनल, यानी अंतिम अवस्था की ऊर्जा क्या होगी? इसकी EF होगी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है EI से EF तक आते समय, तब हम क्या लिखेंगे कि डेल E, या फिर फाइनल स्टेट या स्टेट सेकंड की इंटरनल एनर्जी माइनस में इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल E। इसे क्या बोलेंगे कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, और ये किसके बराबर होगा? दी गई ऊष्मा माइनस में सिस्टम से लिया गया कार्य। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ उष्मागति के प्रथम नियम का गणितीय रूप 1 नंबर में लिखना आता है, वो रहेगा ये वाला del E इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। इसमें क्या लिखा है कि माना किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी EI है, फिर उसको उस सिस्टम को Q उष्मा देने पर वह सिस्टम W कार्य करेगा और वह किसी अनदर स्टेट में चेंज हो जाएगा और वहां पे उसकी इंटरनल एनर्जी है वो EF हो जाएगी। अब इस सिस्टम की दोनों स्टेट में इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा EF माइनस EI, उसे डेली से ज्ञात करेंगे और वो दी गई उष्मा माइनस में किए गए कार्य के बराबर होता है। इन साइन को अपने हिसाब से कर लेंगे। यदि हम सिस्टम के ऊपर W कार्य करते हैं तो ये क्या करेगा, उष्मा मुक्त करेगा, तब ये Q किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये रहेगा उष्मागति के प्रथम नियम का मैथमेटिकल या गणितीय रूप। अब अलग अलग प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। हमें सिस्टम में रहेगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में Q और W दोनों ही क्या है, Q उष्मा और W कार्य है, दोनों ही क्या रहेंगे, इसमें पाथ फंक्शन या पथ फलन रहेंगे। और डेल E है आंतरिक ऊर्जा में चेंज, या फिर अकेला E बोले तो ये दोनों ही क्या रहेंगे, स्टेट फंक्शन है वो होगा। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगा, अवस्था फलन, और उष्मा और कार्य दोनों ही क्या रहेंगे, पथ फंक्शन रहेंगे। अब अलग अलग प्रोसेस में जो FLOT का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, अलग अलग देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर पर लिखा के लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। समतापी प्रक्रम के लिए किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, देखो बताया समतापी प्रक्रम के अंदर T क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल T इज इक्वल टू 0। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 रहेगा, सॉरी टेम्परेचर में परिवर्तन 0 रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो भी समतापी परिवर्तन के लिए क्या आएगा, 0। अब इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा फ्रॉम FLOT उष्मागति के प्रथम नियम से वो क्या रहेगा, इसमें डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। अब डेल E क्या हो गया, 0 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू W इस साइड आएगा तो प्लस में लिखा जाएगा, या फिर हम इसको क्या लिख देंगे, W, ठीक है। यदि ये प्लस में है Q तो W प्लस में आएगा, और यदि Q माइनस में है तो W भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये दो समीकरणें बनी है, दोनों समीकरणों से क्या लिखा जाएगा, दोनों समीकरण किस में आई है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आई है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। अब Q और W दोनों के साइन है वो पॉजिटिव कब आते हैं, पॉजिटिव का मतलब सिस्टम को उष्मा दी जा रही है, वो पॉजिटिव कार्य आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि जब सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो सिस्टम की उष्मा में क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होगी। और इस समीकरण से क्या लिखा जाएगा, माइनस कब आते हैं, साइन दोनों के माइनस तब जाएंगे जब सिस्टम से उष्मा बाहर जाए सराउंडिंग में और सिस्टम से कार्य लिया जाए, उस कंडीशन में W क्या आ जाएगा, इसके अंदर माइनस लिखा जाएगा। तो इसके अंदर जो दो समीकरण बनेंगी उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, देखें इसमें लिखा जाएगा कि निकाय के द्वारा अवशोषित के लिए निकाय जितनी उष्मा का अवशोषण करता है, प्लस में तो अवशोषण करेगा, निकाय जितनी उष्मा का अवशोषण करता है उतना उसके द्वारा कार्य, वो जो उष्मा है वो उसके ऊपर किए गए कार्य की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और निकाय जितनी उष्मा का उत्सर्जन करता है वो उसके द्वारा किए गए कार्य की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसके अंदर सम आयतनिक प्रक्रम के दौरान, इसमें क्या आएगा, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस या सम आयतनिक प्रक्रम में क्या लिखा जाएगा, सम आयतनिक प्रक्रम के अंदर आयतन क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट, आयतन कांस्टेंट का मतलब सिस्टम की एक स्टेट का आयतन और सेकंड स्टेट का आयतन दोनों ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो डेल V यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तभी मैं लिखेंगे फ्रॉम FLOT उष्मा गति के प्रथम नियम से, तो उष्मा गति के प्रथम नियम से क्या आएगा यहाँ पे
कि डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस में डब्ल्यू। किया गया कार्य डब्ल्यू किसके बराबर होता है, माइनस में पी डेल वी के बराबर होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए या फिर आइसोकोरिक सम आयतनीय प्रक्रम के लिए डेल वी जीरो, ये जीरो रहेगा तो ये पूरा ही जीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तब इस समीकरण में क्या होगा, डब्ल्यू की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अब सम आयतनीय या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये वाला बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा कि सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय क्यू का मान पॉजिटिव कब आता है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, और यदि ये नेगेटिव लिखेंगे डेल ई तो ये भी क्या इसमें आएगा, नेगेटिव आएगा। इन दोनों समीकरणों से हम कह सकते हैं कि सम आयतनीय प्रक्रम के अंदर यदि निकाय को ऊष्मा दी जाती है, निकाय जितनी ऊष्मा का अवशोषण करता है उसकी आंतरिक ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तो सम आयतनीय प्रक्रम में किसी निकाय के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। और इस समीकरण में क्या हो रहा है, सिस्टम से ऊर्जा ली जा रही है, तो इसमें क्या लिखेंगे, किसी सिस्टम के द्वारा सम आयतनिक प्रक्रम में किसी सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित की गई ऊष्मा सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब इस सम आयतनिक प्रक्रम के अंदर ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो ये भी क्या रहेगा, स्टेट फंक्शन रहेगा। इक्वल में डब्ल्यू घट गया ना, डब्ल्यू हटते ये क्या बन गया, स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सम आयतनिक प्रक्रम में जो ऊष्मा होती है, हीट जो निकाय के द्वारा अवशोषित की जाए चाहे वो उत्सर्जित की जाए, वो वहां पे क्या मानी जाती है, अवस्था फलन की तरह कार्य करने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसके अंदर ये जो आंतरिक या फिर जो ऊष्मा होती है क्यू, वो किसके बराबर होगी, डेल ई इज इक्वल टू ऊष्मा को लिखे हम क्यू वी से। वी का मतलब क्या है, सम आयतनिक प्रोसेस, वी कांस्टेंट है, तो सम आयतनिक प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम की हीट होती है, सिस्टम को दी जाए या सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित की जाए, वो क्या कहलाएगी, क्यूवी के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फोर आइसोलेटेड या फिर एडियाबेटिक बोले, फोर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, यानी दोषम प्रक्रम के लिए, प्रोजेक्शन प्रक्रम के लिए क्या लिखा जाए कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम ना तो ऊष्मा का अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करेगा, तो क्यू यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि ऊष्मा गति के प्रथम नियम से वही लिखा जाएगा, फ्रॉम एफ एल ओ टी, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या है यहाँ पे, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस में डब्ल्यू, क्यू क्या आ जाएगा, जीरो, तो डेल ई यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यदि ये माइनस में करेंगे हम डेल ई, तो ये भी किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोनों समीकरण से क्या रहा है कि डब्ल्यू प्लस में कब आता है, जब सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाता है तो वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, और यदि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए, माइनस में कब आएगा, जब सिस्टम खुद कार्य कर रहा हो, तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है। सिस्टम के ऊपर किया जाने वाला कार्य सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, जबकि सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला कार्य सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में कमी के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या स्टेट फंक्शन है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस या रोदोषम प्रक्रम में कार्य जो होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन की तरह कार्य करता है। पीछे वाले में क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट थी वो अवस्था फलन की तरह कार्य कर रही थी, स्टेट फंक्शन की तरह, तो इसमें जो वर्क होता है कार्य वो स्टेट फंक्शन की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये रहेगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। उसके बाद देखिए इसमें फोर साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में क्या रहेगा, फोर साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। तो इसमें देखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए फिर ऐसे लिखें, इसका मतलब क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कितना है, जीरो है। तो फ्रोम एफएलओटी उष्मागति के प्रथम नियम से क्या आएगा यहाँ पे, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस में डब्ल्यू, इसको हम या फिर क्यू प्लस डब्ल्यू करें तो ये क्या रहेगा, डेल ई, साइन तो अपने हिसाब से लिखेंगे, कौन सा प्रोसेस है उसी हिसाब से,
ये 0 है तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में W की। और यदि हम प्लस में Q लिखेंगे तो W किस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में Q लिखेंगे तो W किस में आएगा प्लस में, और Q को प्लस में लिखेंगे तो W माइनस में। इन दोनों समीकरणों से क्या लिख सकते हैं, तो Q तो प्लस में आ रहा है और W वहां पे क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी सिस्टम के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा के बराबर रहेगा। और यदि Q आ रहा है नेगेटिव में और W क्या आ रहा है पॉजिटिव में, W पॉजिटिव का मतलब सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हैं और Q नेगेटिव का मतलब सिस्टम से ऊर्जा क्या हो रही है उत्सर्जित हो रही है। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर किया गया कार्य उस सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा के उष्मा के क्या रहेगा बराबर रहेगा। ये रहेगा ऊष्मागति का प्रथम नियम किसमें, साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसमें एक प्रोसेस हो रहा है इसमें फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम में देखिए क्या रहेगा, समदाबी प्रक्रम के अंदर P क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, दाब नेतांक है यहाँ पे लिखा जाएगा फ्रॉम FLOT उष्मागति के प्रथम नियम से डेल E इज इक्वल टू Q माइनस में W। अब इसको प्लस में लिखेंगे तो W बराबर क्या होता है, क्या गया कार्य इज इक्वल टू माइनस में P डेल V, तो इसको लिखेंगे Q माइनस में P डेल V। अब डेल V का पता है किसे लिखा जाएगा V2 माइनस में V1 से, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे V2 माइनस में V1 से। तो डेल E इज इक्वल टू Q माइनस में P V2 माइनस में क्या आ जाएगा ये P V1 के, यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट रहेगा। अब यदि हम इसमें क्या करें, इस पूरे को एक साइड में इसको इसमें लिखते क्या लिखें Q एक साइड में चला गया, ये पूरा उठा के इस साइड ले जाएंगे तो ये इसके साथ में क्या आएगा माइनस में, तो प्लस में लिखा देगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये डेल E माइनस में P डेल V एक साथ में लिखे तो किसके रूप में लिखा जाएगा, यहाँ पे ये P डेल V की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा डेल E क्या होता है E2 माइनस में E1 माइनस में P V2 माइनस में V1। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को या उष्मा को हम किससे लिखेंगे QP से लिखेंगे, ये आ गया। अब नेक्स्ट में देखो क्या रहेगा QP इज इक्वल टू E2 माइनस में E1 माइनस में P V2 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया P V1 के नाम से, ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन देखें, नेक्स्ट इक्वेशन में इसमें 1 वालों को एक साइड में लिखेंगे और 2 वाले हैं उसको कहाँ लिख देंगे एक साइड में लिखेंगे। तो इसमें बनेगा QP इज इक्वल टू E2 प्लस में P V2 माइनस में E1 प्लस में P V1, इससे लिखा जाएगा। H इज इक्वल टू क्या होता है E प्लस में PV आएगा, H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो H1 है तो वहां पे क्या आ जाएगा HE1 और PV1 आ जाएगा। H2 क्या हो जाएगा E2 प्लस में PV2। तो E2 प्लस PV2 की जगह क्या लिख सकते हैं H2 रख सकते हैं, तो QP इज इक्वल टू H2 माइनस में E1 प्लस P1 की जगह रख सकते हैं H1 रखेंगे, तो ये रखेंगे हम यहाँ पे H1, ये बन गई। अब इसमें आएगा QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 को किससे लिखेंगे हम डेल H से लिखेंगे। ये समीकरण लास्ट में प्राप्त हो गई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि किसी भी स्थिर दाब पर किसी ये प्लस में आएगी तो ये प्लस में रहेगी, ये माइनस में तो ये भी क्या रहेगी माइनस में रहेगी। ये यहाँ पे H को क्या बोलते हैं हम एंथैल्पी, ऊर्जा की एक मात्रा है, लेकिन स्थिर दाब पे सिस्टम की ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा या नॉर्मल ऊर्जा से नहीं लिखे, क्या से लिखते हैं एंथैल्पी। तो स्थिर दाब पर या कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम की ऊर्जा क्या कहलाएगी एंथैल्पी कहलाएगी। तो इससे दो समीकरण बनते हैं, QP पॉजिटिव में तो डेल H भी किसमें रहेगा पॉजिटिव प्लस में, और QP यदि नेगेटिव में है तो डेल H भी किसमें आएगा इसमें नेगेटिव में आएगा। तो इस समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इससे हम क्या लिखेंगे कि किसी भी सिस्टम के द्वारा स्थिर दाब पर किसी सिस्टम के द्वारा अवशोषित की गई उष्मा QP उस सिस्टम की एंथैल्पी में होने वाली वृद्धि के बराबर होगी। और इसमें लिखा जाएगा कि किसी सिस्टम के द्वारा स्थिर दाब पर किसी सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित होने वाली
उस सिस्टम की एंथैल्पी में होने वाली कमी की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये रहेगी इसमें अलग अलग प्रोसेस की, अलग अलग प्रोसेस में फर्स्ट लॉ है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है।